तो क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, क्या क्या रिस्क कंसर्न्स एरिया होते हैं बैंक में रिलेटेड टू कंप्यूटर्स की बात हो रही है। पहला है डेटा एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनकरेक्ट डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है किस पर, डिसीजन मेकिंग पर। अगर डेटा ही गलत है तो इन्फॉर्मेशन का तो डिसीजन गलत हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या कंसर्न्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और डेटा के साथ ही साथ हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनकी भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। पीपल वेयर का मतलब क्या है, पीपल वेयर का मतलब ये है वो व्यक्ति, वो पर्सन जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम्स जो पूरा प्रोसेस है उसको मैनेज करने में या रन करने में यूटिलाइज हो रहे हैं, वो पीपल वेयर में आते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये है जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल सी यानी बैंकिंग टेक्नोलॉजी का चैप्टर 7, सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स इन बैंक्स। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप ये डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। इसके बाद क्या कितने प्रकार के अलग अलग थ्रेड्स होते हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम पे रहते हैं। पहली बात तो डेटा और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी चीज़ें उनमें कोई एरर या ओमिशंस होता है तो, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका अगर अनऑथराइज डिस्क्लोज हो जाए तो। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर का मिस यूटिलाइजेशन या बैंक के एसेट्स का मिस यूटिलाइजेशन और कंप्यूटर साइबर फ्रॉड, ये सब अलग अलग प्रकार के थ्रेट्स या खतरे हैं जो कि बैंकिंग के कंप्यूटर सिस्टम्स पे रहते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज का क्या मतलब है, एक्सीडेंटल डैमेज सिस्टम्स जो हैं वो किसी प्रकार के डैमेज, चाहे वो ह्यूमन फेलियर के थ्रू या नेचुरल कैलेमिटी के थ्रू हो, उसके लिए भी वल्नरेबल रहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं, ह्यूमन एरर ओमिशंस होता है, मतलब किसी ह्यूमन की गलती से, और अनरिलायबल सिस्टम्स भी होते हैं, कई सिस्टम्स ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैलिशियस डैमेज का क्या मतलब है, मतलब कि रिस्क ऑफ मैलिशियस डैमेज कंप्यूटर सिस्टम पर रहता है, जो कि मान लीजिए कोई अग्रीव्ड एम्प्लॉय है जो आपके उससे खुश नहीं है, उसने क्या किया जानबूझ के उसमें कुछ खराब कर दिया सिस्टम में और या डेटा लीक कर दिया। साथ ही साथ वो चाहता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए तो सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कुछ, तो ये सब क्या होगा, मैलिफाइड इंटेंशन के थ्रू हो जाएगा, तो मैलिशियस डैमेज बोलते हैं। इससे क्या होगा, सर्विसेज इंटरप्ट हो सकती है और फ्रॉड भी हो सकता है। कंट्रोल मैकेनिज्म, दो तरह के कंट्रोल बताए गए, फिजिकल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में आपकी चीज़ें क्या क्या आती हैं, अकाउंटिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल में आता है। इसके बाद ऑपरेशनल कंट्रोल में ऑडिट संबंधित हो गया, चेकसम हो गया और डेटा इंक्रिप्शन, ये सब किस में आ गया, ऑपरेशनल कंट्रोल में आ गया। कंप्यूटर ऑडिट से क्या मतलब है, जो जेनरिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन काम होता है अपने एसेट्स को सेफ गार्ड करना, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना, सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस बना के रखना और सिस्टम्स को एफिशिएंटली यूज़ करना। तो ये सारा काम जो किया जा रहा है उसको वो सही से चल सके, इसके लिए कंप्यूटर ऑडिट होता है। ठीक है, ये समझ लो आप। ठीक है, क्योंकि भाई कंप्यूटर से बहुत डिपेंडेंसी है। फिर बात करते हैं आईएस ऑडिट यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की। आईएस ऑडिट क्या है, ये बेसिकली जो भी आईटी ऑडिट है उसी का एक तरह से नाम है। इसमें आपका जो भी आईटी सिस्टम है उसको एग्जामिन किया जाता है, उसके कंट्रोल्स को देखा जाता है और देखा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसमें कोई फेरबदल या कोई गलती तो नहीं हो रही जो किसी की पकड़ में ना आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली जो भी आपका प्रोसेस है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इवेल्युएट करता है, और अगर कोई शॉर्टकमिंग है, जो कोई प्रैक्टिस गलत है या ऑर्गेनाइजेशन कोई गलती कर रहे हैं तो उसको बताता है। इंफॉर्मेशन ऑडिट की मेथोडोलॉजी 4 फेजेस में रहती है। पहला होता है ऑडिट प्लानिंग, फिर होता है रिस्क असेसमेंट और बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस, फिर होता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट वर्क, जो भी काम हुआ है वो, और लास्ट में उसकी रिपोर्टिंग। ये 4 फेजेस के होते हैं। आईएस ऑडिट के क्या बेनिफिट है, एक तो क्या है कि जो भी रिस्क ऑफ एक्सपोजर है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेगा तो समय रहते उसको उसको सही भी कर सकता है, मतलब रेमेडियल मेजर्स भी लिए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो भी व्यक्ति हों या एम्प्लॉयज़ हों जो कि करप्शन है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, उनको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी यानी आईएस सिक्योरिटी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है आईएस सिक्योरिटी के लिए। इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि एक तो भाई लॉ ऑफ लैंड कहता है कि रेगुलेटर्स कहता है कि गाइडलाइन है आपको करना है, दूसरा बिजनेस पॉलिसीज से कंप्लाई करने के लिए भी कंपलसरी है, और दूसरी बात जो आपने बिजनेस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई करने के लिए भी आईएस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग में जो है सिक्योरिटीज़ में क्या क्या थ्रेट्स हैं, ईमेल संबंधित वायरस, फिशिंग अटैक्स, हैकर्स अटैक, विशिंग, स्मिशिंग, ये सब आईएस सिक्योरिटी संबंधित है। ऑनलाइन फ्रॉड से साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में क्या मॉडल्स ऑपरेंडी रहती है। साइबर फ्रॉड का मतलब क्या है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके, मतलब जो भी कस्टमर्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स को चुरा करके या हासिल करके कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन कर देते हैं बैक ऑफिस में, जिसके थ्रू पैसा निकल जाता है। ठीक है, मॉडल्स ऑपरेंडी क्या है साइबर अटैक की, साइबर अटैक के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रिकन्सियंस एंड कॉम्प्रोमाइज़, दूसरा होता है क्रेडेंशियल्स को ऑब्टेन करना, तीसरा होता है फ्रॉडलेंट मैसेजेस भेजना, और चौथा होता है जो भी उन्होंने क्राइम किया उसके एविडेंसेस को कवर अप करना या छुपाना। साइबर अटैक जो मॉडल्स ऑपरेंडी है वो कैसे फॉलो की जाती है, पहली बार कभी कभी होता है एटीएम कार्ड की स्कीमिंग यानी स्कैनिंग हो जाती है, मतलब उसकी क्लोन टाइप बन जाती है। फिशिंग वगैरह होता है जो कि मेल वगैरह के थ्रू आपने बहुत देखा होगा, आप लॉटरी जीत गए, ये सब चीज़ें रहता है। फेक प्राइजेस दिए जाते हैं, अननोन या अनवेरीफाइड मोबाइल ऐप्स, आप एपीके वगैरह फाइल डाउनलोड करें तो आपके उसके थ्रू भी फ्रॉड्स हो जाते हैं। ठीक है, अकाउंट पूरा टेक ओवर, आप अकाउंट टेक ओवर कर, मतलब उसी में फ्रॉड हो गया, आप किसी अन्य बैंक ने कहा आपको सस्ता लोन, सस्ते में दे देंगे अकाउंट ब्याज, आप अपना अकाउंट टेक ओवर करवा, उसमें फ्रॉड हो गया। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के फ्रॉड होते हैं, तो ई मार्केट प्लेस के जो होते हैं, कार्ड संबंधित फ्रॉड होते हैं, सिम स्वैपिंग के जरिए भी फ्रॉड्स होते हैं।
इवैल्यूएशन रिक्वायरमेंट के लिए कहा गया है आईटी रिसोर्सेज जो हैं वो कंटिन्यूअसली में कुछ ना कुछ चेंज या डेवलपमेंट होता रहता है, नई चीज़ें आती रहती हैं, नए हार्डवेयर्स आते रहते हैं, तो उनको इवैल्यूएट समय समय पे करते रहना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए, ये देख लीजिए। भाई देखिए, पहले क्या था कि पेपर बेस्ड सिस्टम्स और रिकॉर्ड्स चलते थे, जब शुरू में अपना लॉ वगैरह बने तब की बात है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ नहीं था, लेकिन तो पेपर बेस्ड होगा, साइन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर साइन कहाँ होगा, किसी का साइन नहीं होगा। तो बाद में लॉज में थोड़े चेंजेस करके, अमेंडमेंट्स करके, आईटी एक्ट 2000 में जो चेंजेस किए गए उसके थ्रू क्या किया गया कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी जो जैसे रिपोर्ट्स वगैरह आप जनरेट कर रहे हो, ट्रांजेक्शन आप ऑनलाइन कर रहे हो, उन सबको भी बिना साइन के, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है तो उसको भी एज एविडेंस माना जाएगा, ये किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के क्या चेंजेस किए गए, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था उसको भी रिकॉर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट में कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी जहां 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 डॉक्यूमेंट था वहां पे रिकॉर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट कर दिया, रिकॉर्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर दिया गया। ये इन्होंने लॉज में चेंजेस किए हैं। रजिस्टर का भी एक डेफिनेशन चेंज करी आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत। उन्होंने कहा है कि रजिस्टर का मतलब लिस्ट भी है, डेटा भी है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी है तो भी उसको रजिस्टर माना जाएगा, ये भी कहा है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।